नमस्कार, मैं अनामिका फिर से हाजिर हो गई हूँ लेकर आपका अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन। इस कार्यक्रम में हम हर शाम आपके साथ आते हैं ताकि आपको कृषि के क्षेत्र में हो रहे हर नए बदलाव, उससे जुड़े आविष्कार और विकास की जानकारी पहुँचाते रहें। तो हर बार की तरह आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे कृषि समाचार के साथ और देखेंगे कृषि जगत में आज क्या है खास। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं किशोर जबी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। पशुओं को लंपी त्वचा रोग से बचाएं, आलू की फसल को लाही कीट से बचाएं, उन्नत प्रभेद से करें मटर की खेती। देश में एक बड़ी आबादी पशुपालन से जुड़ी हुई है। ऐसे में एक नई बीमारी लंपी त्वचा रोग ने पशुपालकों को परेशान कर रखा है, लेकिन बिहार सरकार और राज्य का पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग इस बीमारी से पशुओं को बचाने के लिए टीकाकरण अभियान चला रहा है। लंपी त्वचा रोग मवेशियों में होने वाला एक वायरस जनित रोग है जिसमें पशुओं की त्वचा, खासकर सिर, गर्दन और जन्नांगों के आसपास गांठें बनने लगती है। धीरे धीरे ये गांठें बड़ी होने लगती है और घाव बन जाता है। यह बीमारी जितनी खतरनाक है उससे कहीं ज़्यादा संक्रामक। इस समय बिहार में लंपी त्वचा रोग से संक्रमित पशुओं की संख्या 1200 से ज़्यादा है। मवेशियों को बचाने के लिए सरकार टीकाकरण अभियान चला रही है, इसलिए पशुपालक किसान जागरूक बने और अपने पशुओं का टीकाकरण कराएं। दुधारू पशुओं के बीमार होने का असर किसान की आमदनी पर पड़ता है। पशुपालक किसान भाइयों, ठंड अभी है, इसलिए पशुओं को लेकर अभी भी सतर्क रहें। इस मौसम में पशु अढ़ैया बुखार से ग्रसित हो सकते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ के साथ तेज बुखार पशुओं में होने वाले अढ़ैया बुखार के लक्षण हैं। पशुओं को ठंड से बचाएं, गौशाला में धुआं न करें और अढ़ैया बुखार के लक्षण सामने आने पर तुरंत नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें। तो ये बेसिकली सर्दी खांसी से रिलेटेड बीमारी है जो कि एक वायरस से होता है और ये कॉमन फ्लू वायरस जो है उसी के द्वारा होता है। इसमें आपको 2.5 दिन तक पशु जो है बीमार रहती है, इस वजह से इसका नाम अढ़ैया बुखार कहा गया है। तो इसमें आपको तेज़ बुखार पशु को होता है जो 103 से लेकर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक लगभग शरीर का तापमान हो जाता है। आज वही किसान सफल और प्रगतिशील हैं जो मिट्टी और पर्यावरण की रक्षा करते हुए खेती कर रहे हैं। वैशाली जिले के लाल बहादुर सिंह एक ऐसे ही किसान हैं जो गाजर की खेती करते हैं, मशरूम के लिए उपयुक्त कंपोस्ट खाद से। इनका कहना है कि कंपोस्ट से गाजर की फसल में कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं और मुनाफा भी लागत का 3 गुना आ जाता है। 2.5 कट्ठा में गाजर बोए हैं, उसमें मशरूम का खाद जो है वो डाल करके दिए हैं जिससे कीड़ा मकोड़ा नहीं लगता है और फसल भी बहुत अच्छा है गाजर का। इसमें हम लोगों को अच्छा बेनिफिट है। क्या लागत लगा? लागत इसमें 2.5 कट्ठे में लगभग 2,000 रुपया लगा है और इसमें मुनाफा 6,000 रुपया होगा। किसान भाइयों, मौसम में बदलाव मनुष्यों, पशुओं के साथ साथ फसलों के लिए भी चुनौतीपूर्ण होता है। इस समय आलू की फसल में लाही कीट का प्रकोप काफ़ी बढ़ जाता है, जो आलू के कंद की अच्छी बढ़वाड़ के लिए खतरनाक हो सकता है। तो अगर आपकी फसल में लाही कीट का आक्रमण हो चुका है तो आप इमीडाक्लोप्रिड दवा का छिड़काव कर अपनी फसल को बचाएं। किसान भाइयों, रबी फसल में मटर का महत्वपूर्ण स्थान है। बिहार में इसे बड़ी संख्या में किसान सब्जी फसल के रूप में उपजाते हैं।
ऐसे में अगर हमारे किसान भाई उन्नत प्रभेद से मटर की खेती करें तो उन्हें बढ़िया उत्पादन मिल जाएगा, जिससे उन्हें लागत की तुलना में बेहतर मुनाफा हो सकता है। कृषि वैज्ञानिक रचना, अपर्णा मालवीय मटर 2 और 15, पूसा प्रभात आदि प्रभेदों को मटर के उन्नत प्रभेद मानते हैं। फसल को मुनाफेदार बनाने के लिए खेत की अच्छी तैयारी, खाद, उर्वरक, सिंचाई, देखरेख एवं उन्नत किस्म के बीज का होना बेहद जरूरी होता है। उन्नत प्रभेदों से हरी मटर की खेती कर किसान कम समय में अच्छी आय ले सकते हैं। रचना, अपर्णा मालवीय मटर 2 और 15, पूसा प्रभात आदि मटर के उन्नत प्रभेद माने जाते हैं। मटर के उन्नत प्रभेदों के चयन के साथ खेत में खरपतवार नियंत्रण भी बेहद जरूरी हो जाता है। ऐसे में उन्नत प्रभेद से मटर की खेती और फसल में खरपतवार नियंत्रण से हरी हरी मटर आपके जीवन में भी हरियाली ला सकती है। आइए अब एक नज़र डालते हैं मंडी भाव पर। राजधानी पटना सहित प्रदेश की विभिन्न मंडियों में आज आलू प्याज की कीमतें कुछ इस प्रकार स्थिर हुई। लाल आलू 2400 रुपये प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 2200 रुपये प्रति क्विंटल और लोकल प्याज 2000 रुपये प्रति क्विंटल। चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। राजधानी समेत पूरा प्रदेश पछुआ हवाओं के प्रभाव में है। धूप निकल रही है, लेकिन वातावरण में आर्द्रता की मौजूदगी से कनकनी काफ़ी बढ़ी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक सुबह और रात में ठंड ज़्यादा महसूस होगी। अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सरसों में फूल आने से पहले या फूलों की अवस्था के दौरान नत्रजन 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। सापेक्षिक आर्द्रता को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि लीफ कर्ल रोग के नियंत्रण के लिए 1 मिली एसिटामेप्रिड 4 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। संक्रमित पौधों को हटा दें और नष्ट कर दें। ये थी कृषि जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें। इसी के साथ ही वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटेंगे। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए
क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। सब्जी वाली मटर की खेती मुख्य रूप से ठंड के मौसम में की जाती है। हमारे जिन किसान भाइयों ने अभी मटर की फसल लगाई हुई है या लगाना चाहते हैं, उन्हें अधिक उपज लेने के लिए कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है, जैसे अच्छी किस्मों का चुनाव, कीट नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई आदि। तो आप इन कामों को किस तरह से करें, बता रहे हैं विशेषज्ञ शशांक शेखर सोलंकी। किसान भाइयों बहनों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आज के अंक में हम चर्चा करेंगे कि सब्जी मटर की कौन कौन सी किस्में हैं और उनका फसल प्रबंधन कैसे किया जाए। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जो विशेषज्ञ, वो हैं डॉक्टर शशांक शेखर सोलंकी, जो कि कृषि अनुसंधान संस्थान पटना के कनीय वैज्ञानिक हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल ये है कि सब्जी मटर की कौन कौन सी किस्में हैं, ये जानना हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो इस पे बताएं थोड़ा। बिल्कुल किसान भाइयों, सब्जी मटर की किस्मों का चुनाव बहुत ही ज़रूरी है और किसान भाइयों को ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि उन्हें मटर की खेती कब करनी है। जैसे अगर उनका खेत पहले खाली हो जाता है और वो सितंबर माह में मटर की खेती करना चाहते हैं, तो वह मटर की अगेती किस्मों का चुनाव करें। सब्जी मटर की अगेती किस्मों की खासियत ये होती है कि वो 60 से 70 दिन में तैयार हो जाती हैं। हालांकि उनकी जो उपज है वो मुख्य मौसम की किस्मों से थोड़ी सी कम है। इनकी उपज लगभग 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक मिल जाती हैं। जो प्रमुख किस्में हैं जो बहुत दिन से चली आ रही हैं, आरकेल आज भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी किस्म है और बहुत ही अच्छा किसानों के फील्ड पे परफॉर्म कर रही है। इसके अतिरिक्त सब्जी मटर की कई नई किस्में भी विकसित की गई हैं। इस दिशा में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, जो कि बनारस में है, उसने काशी नंदिनी करके मटर की एक किस्म विकसित की है, जिसकी उपज क्षमता 100 से 110 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है तथा जो पौधे की का समय है वो 60 से 70 दिन में ये फसल तैयार हो जाती है। इसके अतिरिक्त भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ने कई किस्मों का किसानों के लिए, उसको किसान भाइयों के लिए उपलब्ध कराया है। इसमें काशी अर्का मयूर, काशी हरिणी और भी बहुत सी, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने आज़ाद मटर 3 करके किस्म निकाली है, जो बिहार के लिए बहुत ही अच्छी किस्म है तथा हमारे राज्य में ये बहुत ही अच्छा कर रही हैं। ये जो अगेती किस्में हैं, इसे किसान भाई जब लगाएं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि इसमें रो से रो, एक जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी है वो 30 सेंटीमीटर हो तथा पौधे से पौधे की दूरी 5 से 10 सेंटीमीटर रखते हैं। डॉक्टर साहब, अभी जो मुख्य मौसम की जो सब्जी मटर की फसलें हैं, तो उनमें और भी क्या क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे कि सिंचाई है ना, तो सिंचाई किस तरह से करनी चाहिए? एक ऐसी फसल है जिसमें बहुत ही हल्की सिंचाई की ज़रूरत होती है। अगर किसान भाई स्प्रिंकलर सिस्टम, जो जिसमें कि अभी सरकार के द्वारा सब्सिडी भी दी जा रही है, अगर स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग किसान भाई करते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें मटर की खेती से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर मटर में हम फ्लड या पूरा पानी भर देते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन जो है उसकी जड़ों में वो फिक्स होते हैं, तो किसान भाई को ध्यान रखना है कि मटर की खेती के लिए बिल्कुल हल्की सिंचाई करनी है तथा कोशिश करनी चाहिए कि वो फव्वारे के द्वारा या स्प्रिंकलर के द्वारा मटर की सिंचाई करें, ताकि उन्हें अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके। साथ में मटर की कुछ किस्में ऐसी हैं जिसमें पूरी फली को हम लोग खा सकते हैं। इन्हें एडिबल पॉडेड पी या स्नैप पी भी बोलते हैं। इन किस्मों की खासियत ये होती है कि इसमें पार्चमेंट लेयर, जो ऊपर से छिलके होते हैं, वो बहुत पतले होते हैं या नहीं के बराबर होते हैं और इसमें दाने बहुत छोटे होते हैं। हालांकि ये मुख्य समय में लगाई जाने वाली किस्में हैं। इन किस्मों में किसान भाई अगर देखें तो शहरों में इसकी काफ़ी डिमांड भी है। इसमें सिल्विया करके किस्म है जो बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा स्वर्ण मुक्ति करके वैरायटी है, ये भी बहुत ही अच्छा कर रही है। मीठी फली करके किस्म है। ये सब किस्में जो हैं ये एडिबल पॉडेड पी बोली जाती है।
तथा इन्हें हम डायरेक्ट सीधे खा सकते हैं और सलाद के रूप में भी इन्हें खाया जा सकता है और ये किस्में भी बहुत ही अच्छा किसान भाइयों को मुनाफा प्राप्त करवा सकती हैं। जी, सिंचाई की तो बात कर लिया हम लोगों ने, अब हम लोग बात करना चाह रहे हैं कि कौन कौन से रोग ऐसे हैं जो मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं सब्जी मटर की फसल को। एक अच्छी फसल और एक अच्छा मुनाफा लेने के लिए निश्चित तौर पर हमें रोग एवं कीटों के प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मटर में मुख्य रूप से 2 से 3 रोग जो हैं वो हमारे राज्य में बहुत ज़्यादा प्रकोप करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो अगेती जो किस्में लगी हैं मटर की, उसमें एक रोग आता है जिसे हम डाउनी मिल्ड्यू बोलते हैं या मृद रोमिल आसिता बोलते हैं। ये रोग जो है मृद रोमिल आसिता जो है ये ठंड एवं नम जलवायु जो अभी जलवायु चल रही है इसमें बहुत ज़्यादा होता है और इसकी खासियत ये है किसान भाई इसको जो पहचान सकते हैं बहुत ही आसानी से, निचली पत्तियों पर हल्के पीले भूरे धब्बे बनते हैं और धीरे धीरे नीचे से ऊपर की पत्तियों पर ये फैलते चले जाते हैं। धीरे धीरे पूरा पौधा जो है वो भूरे रंग का हो जाता है तथा वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कर पाता है, जिस कारण उसमें खाद्य पदार्थ सही से नहीं बन पाते हैं और पौधा अपनी जो उत्पादन क्षमता है वो खो देता है या उसमें उचित उपज नहीं मिल पाती। तो किसान भाई यहाँ पर एक कोशिश करें कि वो ऐसी किस्मों को लगाएं जो मृद रोमिल आसिता के लिए प्रतिरोधी हों। इसमें जैसे अर्का अजीत करके जो किस्म है भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान से जो निकली है, बहुत ही अच्छी किस्म है, इसके प्रति प्रतिरोधी भी है। साथ में किसान भाई इसमें जो बीज लगाएं बीज का शोधन जरूर करें। बीज शोधन के लिए वो कार्बेंडाजिम या बाविस्टिन 3 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज को उपचारित कर सकते हैं। साथ में अगर फसल में ऐसे रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो खड़ी फसल पर सॉल्युबल सल्फर या घुलनशील जो सल्फर आता है उसका 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उसे 15 दिन के अंतराल पर किसान भाई छिड़काव करें। निश्चित तौर पर बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा मटर में जो सबसे बड़ी समस्या है वो पाउडरी मिल्ड्यू है, जिसे कि चूड़ी लास्ता बोलते हैं। चूड़ी लास्ता की खासियत यह है कि पत्तियों पर सफ़ेद रंग के लेयर चढ़ जाते हैं, पाउडर की तरह दिखाई देगा और यह रोग बहुत ही घातक है। ये पूरे पौधे को सफ़ेद कर देगा, पौधा फिर से प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा और इससे बचाव के लिए क्या करते हैं कि हम ऐसी किस्मों का चुनाव करते हैं, जैसे अर्का अजीत जो किस्म है वो इसके लिए प्रतिरोधी है, उसका चुनाव करते हैं। साथ में किसान भाई बीज का शोधन करके ही बीज को लगाए। बीज शोधन के लिए 3 ग्राम कार्बेंडाजिम या बाविस्टिन को प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज को उपचारित करके उसे लगाना चाहिए। और अगर खड़ी फसल में ऐसे रोग के लक्षण दिखाई देते हैं चूड़ी लास्ता के, तो किसान भाई उस तुरंत ही बिना लेट किए 3 ग्राम सॉल्युबल सल्फर या घुलनशील सल्फर को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर या 1 ग्राम कार्बेंडाजिम को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार पर्णीय छिड़काव जरूर करें। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने मटर के फसल प्रबंधन के बारे में जाना। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। किसान भाइयों, यूरिया का एक अच्छा विकल्प है नैनो यूरिया। फसलों पर इसका प्रयोग तरल रूप में किया जाता है, जिससे एक तो पर्यावरण को नुकसान नहीं होता, साथ ही इसका इस्तेमाल फसल की उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाता है। कम खर्च में अधिक उत्पादन देने वाला नैनो यूरिया के खेती में क्या महत्व है, आइए जानते हैं विशेषज्ञ कुमारी शशि बाला से। किसान भाइयों नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आजकल खेती में नैनो यूरिया का बहुत चर्चा चल रही है, तो सुरक्षित खेती में नैनो यूरिया का क्या महत्व है, इससे कैसे आपकी आय को बढ़ाया जा सकता है और कैसे इसका प्रयोग से आप लाभ अर्जित कर सकते हैं, इस विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं नालंदा उद्यान महाविद्यालय की सहायक प्राध्यापक सह कनीय वैज्ञानिक डॉक्टर शशि बाला जी। डॉक्टर शशि बाला, आपको हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि नैनो यूरिया जो है वो सामान्य यूरिया से कैसे अलग है। जी देखिए, यूरिया जो होता है उसको हम लोग डालते हैं फसलों में नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन एक प्रकार का पोषक तत्व है जिसको हम फसलों में डालते हैं ताकि पौधे की वृद्धि हो सके। जो सामान्य यूरिया है उस यूरिया सफ़ेद रंग का दानेदार होता है जो फसलों को नाइट्रोजन देने का काम आता है। अगर हम नैनो यूरिया की बात करें तो जैसा कि नाम है नैनो यूरिया, नैनो यानी जो इसका कण का साइज होता है बहुत ही छोटा होता है, नैनो स्केल पे इसका साइज होता है।
जिसकी वजह से इसका नाम दिया गया है नैनो यूरिया। और ये जो नैनो यूरिया है वह तरल है, जो कि सामान्य यूरिया जो होता है वो दानेदार होता है और सफ़ेद रंग का होता है। तो ये जो नैनो यूरिया है ये तरल यूरिया है, यह इफ़को द्वारा इसको बनाया गया है। इफ़को ने अपने 50वीं वर्षगांठ पे इसको लॉन्च किया था। 2021 में इस नैनो यूरिया को मार्केट में उपलब्ध कराया गया है। तो नैनो यूरिया में है क्या कि इसको लॉन्च करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पर अनुसंधान किया और उसमें जो इफ़को का नैनो बायोटेक्नोलॉजी सेंटर जो कलोल गुजरात में है वहाँ पे इसको निर्माण किया गया है, जिसमें पाया गया है कि जब इसको फार्मर्स के 11,000 क्षेत्र में जब इसका परीक्षण किया गया तो यह पाया गया कि जो नैनो यूरिया है वो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है और जो परंपरागत यूरिया है उसकी ज़रूरत को 50% तक ये कम कर सकता है। तो हम देखते हैं कि जैसे ही हमारे यहाँ जब खेती बाड़ी करने का समय आता है तो उस समय जो यूरिया होती है, यूरिया पे जो उस पर निर्भरता है वो बढ़ जाती है और यूरिया मार्केट में देखिएगा उपलब्ध नहीं रहता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि किसान इस यूरिया को बहुत ही ऊंचे दामों पे खरीदते हैं। यह नैनो यूरिया जो कि तरल रूप में है और एक 500 मिलीलीटर की बोतल में आता है। यह 500 मिलीलीटर की जो बोतल है वो 40,000 मिलीग्राम प्रति ग्राम नाइट्रोजन को उपलब्ध कराता है, जो सामान्य यूरिया का जो एक बोरी होता है उसके बराबर होता है। तो हम देख रहे हैं कि जो ये सामान्य यूरिया है जो कि सफ़ेद दानेदार है और ये एक बैग में जितना आ रहा है उस बैग को हमने 500 मिलीलीटर की बोतल में, नैनो यूरिया की बोतल में वो सारे नाइट्रोजन की वही पूर्ति कर रहा है। तो ये नैनो यूरिया इस तरह से इसको मार्केट में उपलब्ध कराया गया है। बहुत अच्छी जानकारी दी शशि बालाजी आपने नैनो यूरिया के बारे में, क्योंकि दोनों यूरिया की बनावट में अंतर है। एक ठोस दानेदार होता है, लिक्विड में आता है, और एक छोटा बोतल में हो गया, दूसरा है कि बोरा में छींटना पड़ता है लेकर के। तो इस्तेमाल जो किसान भाई हमारे करेंगे नैनो यूरिया का अपने फसलों में, तो उसको किस तरह करेंगे, क्या क्या सावधानी बरतनी होगी उनको? देखिए, जब नैनो यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करते समय ये ध्यान रखना होता है हमें कि सबसे पहले जो बॉटल है उस बॉटल को जब भी इस्तेमाल करें तो सामान्य तौर पे बॉटल को अच्छे से हिलाया जाए ताकि जो नैनो यूरिया के जो कण है उसमें वो अच्छे से मिल जाए। और इसका जो इस्तेमाल करने का तरीका है ये 2 से 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर इसको इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान ये रखना है कि वैसी फसलें जिसको नाइट्रोजन की कम ज़रूरत है, जैसे कि हम देखते हैं दलहनी फसलें हो गई, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन हमें बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि उनकी जो जड़ें होती हैं उनमें गांठें होती हैं और वो गांठें वातावरण से नाइट्रोजन लेकर खुद ब खुद वो नाइट्रोजन को उपलब्ध करा देता है। लेकिन हम जब यूरिया देते हैं तो ये जो लिक्विड यूरिया है वैसी फसलों को हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर ऐसी फसलों में छिड़काव करते हैं। वैसी फसलें जिनको नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत है वैसे के लिए हम 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से इस यूरिया को मिलाते हैं और मिलाने के बाद इसका छिड़काव करते हैं। ध्यान हमें ये भी रखना है कि जब हम इस यूरिया को इस्तेमाल करें तो इस यूरिया को सामान्य यूरिया की तरह हमें छींटना नहीं है, इसको हमें पानी में मिलाकर और पत्तियों पर स्प्रे करना होता है ताकि पत्तियां जो हैं जब ये पत्तियों पे जाता है तो पत्तियां उसको अवशोषित कर लेती हैं, जिससे जो यूरिया है उसकी बर्बादी कम होती है, जो कि सामान्य यूरिया में बर्बादी ज़्यादा हो रही थी। जो पौधे हैं सिर्फ 25% ही सामान्य यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी जो 75% जो यूरिया है वो बेकार हो रहा है। तो इस नैनो यूरिया का ये फ़ायदा है कि जो 75% जो बर्बाद होता है उस बर्बादी को भी ये रोक पाता है और 90% तक जो पौधे हैं इस नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर पाते हैं क्योंकि इसको हम डायरेक्ट पौधों के पत्तों पे डालते हैं। इसको हम जैसे दलहनी फसलें हैं तो दलहनी फसलों में एक बार प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो दूसरी फसलें हैं, अनाजें हैं, तिलहन है या सब्जी वाली फसलें हैं, उसमें इसका 2 बार प्रयोग किया जाता है। पहला प्रयोग होता है जब हम रोपाई करते हैं या फिर जब अंकुरन आ जाता है तो आने के बाद हम इसको 30 से 35 दिन के अंदर पहला छिड़काव करते हैं क्योंकि उस समय पौधों को वृद्धि करने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो पहला छिड़काव हम इस स्टेज पे करते हैं और दूसरा छिड़काव जो होता है जब पौधों में फूल आ जाते हैं तो फूल आने के 1 सप्ताह के भीतर हम दूसरा छिड़काव भी कर देते हैं। इस प्रकार हम पौधों को जो उनकी ज़रूरत होती है, ज़रूरत के हिसाब से उनको नाइट्रोजन हम उपलब्ध करा देते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों की दी, क्योंकि नैनो यूरिया बाज़ार में अब सुलभ भी है और लोगों को भीड़ से बचाता है, जैसे कि यूरिया का किल्लत को दूर भी कर सकता है। तो और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं इसके इस्तेमाल से? देखिए, हम नैनो यूरिया की बात करते हैं सुरक्षित खेती के लिए। तो सुरक्षित खेती है क्या
सुरक्षित खेती कहने का से हमारा तात्पर्य है कि ऐसी खेती जिसमें हम पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाएं। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम नैनो यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, हमारा जो पर्यावरण है वो बहुत ही अच्छा रहता है। इसमें ना तो जल प्रदूषण होने का चांसेस रहता है, ना ही मिट्टी प्रदूषण होने का डर रहता है, और ना ही हमारा जो कार्बनिक तत्व हैं जो उसमें ख़राब होकर मिलने के चांसेस होते हैं। हम देख रहे हैं कि जो सामान्य यूरिया होता है उस यूरिया को हम छींट कर फसलों में डाल रहे हैं, जिससे वो क्या होता है कि मिट्टी में जाने के बाद वो यूरिया उसमें से जो पौधे हैं, जैसे जो खरीफ फसलें होती हैं, खरीफ फसलें 30 से 40% इस्तेमाल करती हैं, और जो रबी की फसलें होती हैं वो 40 से 50% तक ही यूरिया इस्तेमाल कर पा रही हैं। तो जो बर्बादी हो रही है यूरिया की, हम इस यूरिया को बर्बादी को हम रोक सकते हैं इस नैनो यूरिया के जरिए। तो किसान भाइयों, देखा आपने, डॉक्टर शशि बाला ने सुरक्षित खेती में नैनो यूरिया के इस्तेमाल और उससे होने वाले फायदे के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उम्मीद है इनके सुझावों से आप लाभ उठाएंगे। डॉक्टर शशि बाला, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, अगले अंक में फिर आएंगे ढेर सारी जानकारी लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। उम्मीद है आज के कार्यक्रम में दी गई सारी जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का। कल शाम फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे और पूरी कृषि दर्शन टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।